हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको 50 क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करवाएंगे। एक्चुअली इन क्लासों को हम 10-10 क्वेश्चंस करके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको वेल एक्सप्लेन किया है सभी ऑप्शंस को। लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि भैया हम आपको याद करवा कर छोड़ेंगे, इसलिए हर एक क्लास को हम कंबाइंड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं 50-50 क्वेश्चन के सेट में। तो उसी का आज रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। आपको ये एम्स फार्मासिस्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे कॉज किया जाता है? भैया ये क्लोरोफेनिकोल से होता है। ठीक है, दूसरे देख लेते हैं, सल्फोनामाइड, इससे क्या होता है? एक इससे होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, एस्प्रिन से ये भैया रीज सिंड्रोम कॉज करता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको। टेट्रासाइक्लिन, अगर एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा लेते हैं आप तो फैनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम? फैनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। वैंकोमाइसिन से रेड मैन सिंड्रोम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसको कि हमने बहुत डीपली बताया कि भैया ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, क्लोरोफेनिकोल आखिर ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों कॉज करता है। तो इसको आप जाकर पर्टिकुलर लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, 81 से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलिए आगे हम अभी करवाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट गिवन ओरली। एम्स 2023 में ए भी पूछा गया है। तो भैया जेंटामाइसिन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एमॉक्सिसिलिन ये आईवी या मतलब सॉरी आईवी बता रहा हूँ, ये ओरली दी जाती है ना। एमॉक्सिसीवी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। एमॉक्सिसिलिन और क्लेवलेनिक एसिड 625 में आती है, एमॉक्सी 625 के नाम से। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसमें नॉरफ्लॉक्स टीजेड वगैरह आप एक कॉम्बिनेशन के साथ खाते होंगे। कोट्रानॉक्साजोल ये भी सेप्ट्रॉन या डीएस के फॉर्म में आता है। इसमें क्या होता है? 5:1 रेशियो होता है किसका? सल्फोमेथाक्साजोल का और ट्राइमेथोप्रिम का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? भैया जेंटामाइसिन हो जाएगा। इस क्लास की ड्रग्स जो होती है केवल और केवल आपकी या तो सिस्टमिक रूट से यूज की जाएंगी या तो फिर उनको हम टॉपिकली यूज करेंगे, ओरली यूज नहीं करते, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर टॉपिकली की बात करते हैं तो इसमें फ्रेमाइसिटिन वगैरह देखने को आपको मिल जाता है, और इसमें तो भैया जेंटामाइसिन वगैरह आपको दिख ही रहा है, स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। एंटी मेटाबॉलिक एजेंट हमने आपको बताया था कि एंटी कैंसरस ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के हर हालत में जाना है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर यहाँ बात करें एंटी मेटाबॉलिक एजेंट्स कौन सी आपकी हो जाएगी, तो भैया ये मेथोट्रेक्सेट आपको दिख रहा होगा। आपने जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने प्यूरिन, पिरिमिडिन, है ना, ये सारी एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो मेथोट्रेक्सेट यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी साइक्लोफॉस्फेमाइड की अगर हम बात करते हैं या इसकी बात करते हैं तो ये सारे क्या है? नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव क्लास की ड्रग्स हैं। क्या याद करवाया था हमने वहां पर? नैना तेरे याद करवाया था, उसको याद करके आप पूरा क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। डॉक्सारुबिन क्या है? ये एंटी कैंसरस एंटीबायोटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट। आपको बताने की कौन सी ड्रग को हम इंट्रानेजल रूट से इनहेल करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंसुलिन, तो भैया नहीं, इसको हम सबक्यूटेनियसली लेते हैं। एडिनालिन जो है इसको भी पैरेंटली लेते हैं हम। डेस्मोप्रेसिन जो है भैया ये एक्चुअली क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिटस के केस में इसका इनहेलर आता है ना, इनहेलर आता है, उसी को हम यूज करते हैं। डायबिटीज इंसिपिटस क्या होती है भैया? जब आपको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस हो जाती है ना, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है हमारा, जब उसकी कमी हो जाती है तो हमको हो जाती है डायबिटीज इंसिपिटस, और उसी डायबिटीज इंसिपिटस को ट्रीट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन के इनहेलर हम यूज करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं भैया? नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस होने लगती है। ठीक है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं डेस्मोप्रेसिन से। गैनिरेलिक्स जो है ये भी हम पैरेंटली यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज। सबसे ज्यादा ड्रग का ट्रांसपोर्ट किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है? आपने पढ़ा होगा पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, या पिनोसाइटोसिस। तो देखिए भैया यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ये क्या होती है? एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, इसमें किसी भी तरह के कोई कैरियर मॉलिक्यूल काम नहीं करते हैं। ठीक है, और ड्रग का मूवमेंट जो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये तीन इसकी बेसिक चीजें हैं जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि भैया ये पैसिव डिफ्यूजन है। पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही एक और डिफ्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाता है, क्या होता है वो?
कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर नहीं होते हैं और यहाँ पर कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है भैया, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी जरूरत पड़ती है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का मूवमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इंडोसाइटोसिस क्या है? इंडोसाइटोसिस में दो चीजें होती हैं, एक पिनोसाइटोसिस होती है और एक फैगोसाइटोसिस होती है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है ये। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, बहुत बार पूछा गया है ये। मान के चलिए 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिए, $1,00,000 का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अगर बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा होता है, तो भैया आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेलिडॉक्सिन। इसके साथ में एक एट्रोपिन भी होता है ना। एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्सिन जो होता है इसको हम यूज करते हैं फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। फ्लूमाजेनिल जो है ये बेंजोडाइजेपिन जो होती है हमारी, बीडीजेड है ना, बेंजोडाइजेपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो फ्लूमाजेनिल एंटीडोट हम यूज करते हैं। फोमिपिजोल जो होता है भैया ये कहाँ यूज करते हैं, ये एक ऑर्फन ड्रग है ना, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चा। फोमिपिजोल जो है ये हम मेथेनॉल की पॉइजनिंग अगर हमें हो जाती है तो हम मेथेनॉल पॉइजनिंग में यूज करते हैं। डाइसल्फिरॉम, अगर कोई एथिल एल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है किसी को तो उसको अगर हमको छुड़वाना है, उसकी लत को छुड़वाना है तो हम डाइसल्फिरॉम यूज करते हैं। ठीक है, और प्रोटामीन की अगर हम बात करते हैं तो आप बताएंगे कि भैया प्रोटामीन का हम यूज कहाँ करते हैं। सोडियम नाइट्राइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये साइनाइड पॉइजनिंग के केस में देखने को मिल जाता है। एक और आपका होता है यूनिवर्सल एंटीडोट, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा है आपका, चारकोल के केस में इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विद व्हिच रूट। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वेरिएशन किस रूट में होता है, मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ओरल होता है, रेक्टल होता है, तो इनमें से कौन से जो आपके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन की रेट जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ओरल, दूसरा ऑप्शन है रेक्टल, तीसरा ऑप्शन है इंट्रावेनस और चौथा ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर। तो भैया करेक्ट ऑप्शन आपका रेक्टल हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता है इसको हमने वेल एक्सप्लेन किया था। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज। बीसीजी से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। ये भैया लाइव वैक्सीन होती है, लाइव या एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं इसको हम। क्यों बोलते हैं इसको भी हमने वेल एक्सप्लेन किया था। और ये भैया बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। और ये भैया बोविस, जो माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है उससे प्राप्त किया जाता है, मतलब कि ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो इसको हम इंट्राडर्मली लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनएसएड्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। तो एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करते हैं, सही बात है। एंटी थ्रोम्बोटिक, सही बात है भाई। एंड हाइपोथर्मिया, मतलब क्या हाइपोथर्मिया या कॉज करते हैं, ऐसा नहीं है। हाइपोथर्मिया देखो कंडीशन क्या होती है, मतलब कि आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपकी टेम्परेचर को डाउन करना है ना। जो नॉर्मल आपका होता है, सपोज हम ये ले लेते हैं यहाँ पर 37, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर हम एनएसएड्स खाएंगे तो क्या इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं भैया, ये हाइपोथर्मिया नहीं कॉज करती। एंटीपायरेटिक एक्शन क्या होता है, फीवर को नॉर्मलाइज करना। अगर से फीवर है मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ गया है नॉर्मल से, या तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट से गिर गया है, तो हम एंटीबायोटिक ड्रग्स खाएंगे, एनएसएड्स खाएंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, जो रहना चाहिए एक्चुअल में वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 98.5 फ़ारेनहाइट ले लेते हैं या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतना मेंटेन करता है, लेकिन हाइपोथर्मिया नहीं कॉज करता। हाइपोथर्मिया का मतलब हो गया फीवर, है ना। फीवर हम किसी भी बढ़ा, चाहे वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर या घटा हो, दोनों को फीवर बोलते हैं। ठीक है, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन, ये थ्रोम्बोक्सिन जो हमारा होता है उसको इनहिबिट करके एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन भी देता है। आपने देखा होगा एस्पिरिन वगैरह यूज करते हैं, है ना, किसके लिए, ब्लड को पतला करने के लिए, तो वो एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्टिविटी रखता है। ठीक है, मतलब प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस तो होता ही भैया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके नाम में ही ये आ गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया। ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू नॉट नीड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मतलब टीटीडीएम। हमने वहां पर एग्जांपल बच्चा आपको दिया था कि जो बिगड़ायल बच्चे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बिगड़ायल कौन सा है, तो भैया ये डिजिटैलिस जो है, इसकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हमको करनी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर पूछा है नॉट, किसकी नहीं करना है, फेनिटोइन की करनी पड़ेगी, लिथियम की करनी पड़ेगी, कोडीन की हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोडीन। इससे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी आपको, कोडीन, फोल कोडीन, है ना, डेक्सट्रोमेथॉर्फन, पूरी कहानी समझाई थी आपको।
91 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेटिक्स। आपको बताना है कि डायरेटिक्स क्या होते हैं भैया। डायरेटिक्स क्या आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं या ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं या इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल करते हैं। तो भैया समझिए डायरेटिक्स आपके एजेंट्स ऐसे होते हैं। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली यार क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है ना, डिक्रीज हार्ट रेट, यहाँ पर इंक्रीज हार्ट रेट नहीं, इंक्रीज। चलिए अब यह क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लीजिए, इंक्रीज यूरिन आउटपुट कर लीजिए इसको, है ना। हालांकि हम इसी ऑप्शंस को ही सही कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन होता है इसमें तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता। हालांकि यहाँ पर लोअर ब्लड प्रेशर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगर इन क्वेश्चंस को हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इंक्रीज यूरिन आउटपुट कर देते हैं तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जैसे हमें हाइपर वॉल्यूमिया हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जब बढ़ जाता है, ठीक है, जब फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, है ना, हम डायरेटिक्स का यूज करते हैं, जिससे ये यूरिन का आउटपुट बढ़ा देते हैं। यूरिन का आउटपुट बढ़ाते हैं तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट है वो बाहर निकल जाता है। कंडीशन ओडिमा की कंडीशन है ना, जहां पर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है तो यहाँ पर हम डायरेटिक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब ज्यादा फ्लूइड होता है तो बीपी भी बढ़ जाता है, तो बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए भी हम इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो लोअर ब्लड प्रेशर ये भी आपका सही ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ पर इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता तो ये बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी आपका जो है रेस्पॉन्स है और इस रेस्पॉन्स की वजह से ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सेकेंडरी इफेक्ट है इसका, ठीक है। समझ गए होंगे आशा करते हैं भाई। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन की वाली क्लास में जा सकते हैं, ये रिवीजन हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपको कि याद करवाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज अ प्रोड्रग। आपको बताना है कि कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्रग है। प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट बहुत हमने डिटेल में बताया था भैया आपको। तो देखिए भैया एम्लोडिपिन जो है आपका ये प्रोड्रग नहीं है, लोसार्टन नहीं है, लिस्नोप्रिल नहीं है, इनाइलाप्रिल, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए लिस्नोप्रिल और कैप्टोप्रिल, एलसी याद करवाया था हमने आपको, लिस्नोप्रिल कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर जितने भी होते हैं सारे एस इनहिबिटर प्रोड्रग हैं एक्सेप्ट ये लिस्नोप्रिल और कैप्टोप्रिल। 90% क्वेश्चन जो प्रोड्रग का है इसी से पूछा जाता है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। Which of the following drug is एंजाइम इंड्यूसर। हमने बहुत एक्सप्लेन किया था भैया कि साइटोक्रोम P450 जो हमारा एंजाइम होता है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं इसको स्टिमुलेट कर देती हैं, इंड्यूस कर देती हैं, तो वो कौन सी है आपकी। तो भैया देखिए सेमेटिडीन जो है ये एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। फ्लूऑक्सीटिन एंजाइम इनहिबिटर है, कीटोकोनाजोल एंजाइम इनहिबिटर है, फ्यूनोबार्बिटोन जो है भैया ये आपकी ड्रग जो है एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है। हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताया था, जीपीआरएस सेल फोन बताया था। और एंजाइम इनहिबिशन के क्लास में ये इंड्यूसर हो गई, सारी की सारी एंजाइम को इंड्यूस करती हैं साइटोक्रोम P450 को, और मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर बताया था sickface.com, क्या बताया था, sickface.com। तो भैया ये जो था ये ड्रग आपकी एंजाइम इनहिबिटर वाली थी, ठीक है। इनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है भैया। ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन। अगला क्वेश्चन है आपका डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस इज कॉज्ड बाय व्हिच एंटी डायरियल एजेंट। मतलब कौन से एंटी डायरियल एजेंट्स हैं जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। डाइसल्फिराम अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर C2H5 एथिल अल्कोहल का कंजप्शन कोई मतलब यूनानिमली कर रहा है, धड़ाधड़ से कर रहा है, तो भैया वहां पर अगर उसकी लत को छुड़ाना है आपको तो आप एथिल अल्कोहल के साथ डाइसल्फिराम मतलब कि खाने वाने में मिला के डाइसल्फिराम अगर दे देते हैं तो उसकी जो लत है वो छूट जाएगी। कैसे, क्योंकि बहुत सारे डिस्कम्फर्ट कॉज होने लगेंगे। सपोज वो खाना खा रहा है और उसने एथिल अल्कोहल कंजप्शन कर रखा है, आपने खाने में मिलाकर डाइसल्फिराम दे दिया, तो वहां पर क्या होगा, नॉजिया, है ना, वोमिटिंग, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होने लगेंगी। तो वो कहेगा भैया हमने दारू तो पिया था मजे के लिए, लेकिन हमें तो सजा हो रही है, तो इसलिए वो कहेगा कि अब यार दारू हमें हजम नहीं कर रही है। अब उनको क्या पता कि भाई घर वालों ने क्या डाइसल्फिराम मिला दिया है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मतलब नॉजिया है, वोमिटिंग है, एस्टल्डिहाइड का लेवल इंक्रीज करना, ये सारे सिम्टम्स कौन सी ड्रग और कॉज करती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिस्मथ सल्फोनेट, दूसरा ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल, तीसरा ऑप्शन है डाइफेनॉक्सिलेट और चौथा ऑप्शन है लोपेरामाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि भैया डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस कौन कौन सी ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं, तो वो आपको बताना है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज प्लेस्ड सबलिंगुअली। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम सबलिंगुअली मतलब जीभ के नीचे इंगल्फ करते हैं, रखते हैं और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका एमॉक्सिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है पैरासीटामोल और तीसरा ऑप्शन है एस्प्रिन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। इमरजेंसी मेडिसिन है ना,
कार्डियक अरेस्ट वगैरह के केस में हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द एंटीडोट फॉर एसिटोअमिनोफेन। एसिटोअमिनोफेन मतलब पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग किसी को हो जाती है तो कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? तो भैया नैलोक्सोन है, नैलट्रेक्सोन है, ये हम किस में यूज करते हैं? ओपीएम की पॉइजनिंग के केस में यूज करते हैं, मतलब मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं। एट्रोपिन और पैलिडॉक्सिन हमने बताया ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। एन एसिटाइलसिस्टीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है यूनिवर्सल एंटीडोट होता है आपका, है ना। देखो एक्सप्लेनेशन अगर सुन लेंगे दोस्तों मजा आ जाएगा आपको, है ना। कोई भी पेपर आप देंगे 2-4-10 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे एक लेक्चर से केवल। द ड्रग मोस्ट वाइडली यूज एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड पेन किलर्स। अब देखियो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड पेन किलर्स में जैसे लोग देखेंगे अगर एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं देख पाए तो भैया ओपॉइड मार देंगे, ये गलत है क्वेश्चन, है ना। ओपॉइड जो होते हैं केवल पेन को रिलीव करेंगे, इन्फ्लामेशन से इनका कोई एक्शन नहीं है ना। एंटीपायरेटिक जो होते हैं फीवर को नॉर्मलाइज करते हैं। एनासिड्स क्लास की ड्रग्स जो होंगी वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट रखेंगी, लेकिन केवल एंटीपायरेटिक नहीं रखती हैं, ये भैया एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रखती है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन एनासिड्स हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं या तो बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। एनासिड्स क्या होती हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब कि ये ऐसी स्टेरॉइड्स होती हैं, सॉरी नॉन स्टेरॉइड्स होती हैं। ये ओपॉइड वाली स्टेरॉइडल हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल होती हैं लेकिन सूजन को कम करती हैं, मतलब इन्फ्लामेशन कम करेंगी। एंटीपायरेटिक एक्शन रखती हैं, मतलब कि फीवर को नॉर्मलाइज करती हैं, और ये पेन को भी कम करती हैं, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट एक्शंस हो गई। तो ये एनासिड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाई ट्रांस एमिनेज इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज? आपको बताना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई ट्रांसएमिनेज लेवल, मतलब ट्रांसएमिनेज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया है तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? पहला ऑप्शन है डायबिटीज, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन और चौथा ऑप्शन है अस्थमा। देखो भैया ट्रांसएमिनेज के लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं तो लीवर फेल्योर को इंडिकेट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसको भी हमने वेल एक्सप्लेन किया था बच्चा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर? 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर आपकी कौन सी ड्रग है? तो भैया यहाँ पर क्रोमोलिन है, ठीक है, और मोंटेल्यूकास, जिल्यूटान, एल्ब्यूटेरॉल। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा जिल्यूटान, है ना। जिल्यूटान जो है आपका 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर है, ठीक है। अब देखिए ये किस क्लास की ड्रग है आखिर? देखो इसमें क्रोमोलिन सोडियम है और एक आती है कीटोटिफेन, ठीक है, ये कीटोटिफेन। ये मॉन्टेल्यूकास है यार, ज़ेफिरल्यूकास है, ये सब क्या है? ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब ये रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं। जिल्यूटान जो है 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर, मतलब कि लाइपोक्सिजेनेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये जिल्यूटान आपका करेक्ट ऑप्शन है। मॉन्टेल्यूकास, ज़ेफिरल्यूकास ये सारे के सारे क्या हैं? ये भैया आपके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। और क्रोमोलिन और कीटोटिफेन ये दोनों क्या है भैया? ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर हैं। क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर हैं। एल्ब्यूटेरॉल की बात करते हैं तो एल्ब्यूटेरॉल जो है ये बीटा-2 एगोनिस्ट है ना। ये काम क्या करते हैं? एल्ब्यूटेरॉल है, सल्मेट्रॉल है, टर्ब्यूटालिन है, बम्ब्यूटेरॉल है, ये सारे के सारे क्या है? ये भैया ब्रोंकोडायलेटर है, एंटी अस्थमा में यूज किया जाता है, मतलब अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उस केस में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोस्त, जाके वीडियो देखिए वो, है ना। विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स? आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। एस्पिरिन, भैया देखिए एस्पिरिन जो है ये सिंथेटिक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेचुरल सोर्स की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नेचुरली है, ठीक है, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन एस्पिरिन जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये भैया आपका सिंथेटिक होता है, ठीक है। मेटफॉर्मिन सिंथेटिक है। इंसुलिन जो होता है ये नेचुरल आपका हो जाएगा, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। पैरासीटामोल तो आपको पता ही भैया, एसिटामिनोफेन मतलब इसको कि हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके इधर 20 क्वेश्चन। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन ज्यादा आपको नहीं दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें यहां से स्टार्ट होगा। ये आ गया 50 नंबर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीसीजी वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब बीसीजी वैक्सीन को अगर हमें बनाना है तो हम किस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करके वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी हमने बीसीजी के बारे में बताया था कि भैया ये क्या है? लाइव वैक्सीन है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। टीबी के अगेंस्ट में इस वैक्सीन को बनाया गया था। माइकोबैक्टीरियम बोविस को ही हम ये यहाँ पर एटेन्यूटेड वैक्सीन इसकी बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुक्रलफेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सुक्रलफेट ये एल्युमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड होता है आपका सुक्रलफेट,
ठीक है। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? वोमिटिंग के, कॉन्स्टिपेशन के, ड्यूडेनल अल्सर या डायरिया। तो सुक्रलफेट है भैया ये ड्यूडेनल अल्सर के केस में यूज किया जाता है, मतलब कि ये अल्सर प्रोटेक्टिव क्लास की ड्रग है। क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव क्लास की ड्रग है ना। कॉन्स्टिपेशन में हम कौन सी ड्रग, लाइजेटिव वगैरह देते हैं, है ना। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है भाई, आपको पता होगा कॉन्स्टिपेशन क्या है। लाइजेटिव मेडिसिन वहाँ यूज करते हैं, सेना, कैस्केरा, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कॉन्स्टिपेशन क्या होता है ना। जब प्रेशर बिना लगाए आपको आउटपुट मिलने लगता है तो हम उसको बोलते हैं डायरिया, और अगर प्रेशर लगाकर भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है, मतलब कि लैट्रिन नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आपका ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा। सुक्रलफेट जो है ये भैया आपका अल्सर प्रोटेक्टिव क्लास की ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन हीमोलिटिक जॉइंटिस द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। आपको बताना है कि हीमोलिटिक जॉइंटिंग के केस में सब कुछ तो सही है, लेकिन एक कोई एक्सेप्शन है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ हीमोलिटिक जॉइंटिस, भैया ये सही कह रहा है। एनीमिया इज अ कॉमन, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, सही बात है भैया। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीजेस, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलएफटी लेवल जो होता है ये नॉर्मल नहीं होता है, एलिवेट हो जाता है आपकी बॉडी का, है ना। लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है एलएफटी, वो लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ हीमोलिटिक जॉइंटिस, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं? मतलब कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है जब वो बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी मेडिकेशंस हम यूज करते हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एम्फेटामिन, भैया ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। एड्रेनालिन जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट खुद कॉज करता है, मतलब कि हमारे बीपी को ये राइज करता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट नहीं है हमारा। सॉल्ब्यूटामॉल, अभी हमने बताया था, सॉल्ब्यूटामॉल, बम्ब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सारे क्या है? ये एंटी एस्थेमेटिक मेडिकेशंस हैं। प्रोपेनोलॉल, जिसमें लॉल आ जाए, देखो मोल और लॉल में कंफ्यूज नहीं होना, लॉल जितने होंगे वो सारे की बीपी को, बढ़े हुए बीपी को नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, बढ़े हुए बीपी को घटाते हैं, मतलब नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसमें प्रोपेनोलॉल है, एसीब्यूटोलॉल है, और आपके मेटोप्रोलॉल है ना, नेडोलॉल है, ये सारे के जितने लॉल हैं जिनके पीछे लोल लग जाता है वो सारे के सारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, आपकी मेडिसिन होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। आपको बताना है कि कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है एमओ बार्बिटल, दूसरा ऑप्शन है मेप्रोबामेट, तीसरा ऑप्शन बार्बिटल, और चौथा ऑप्शन भैया ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से हैं? तो हैलोथोन ये जनरल एनेस्थेटिक है, आपका क्या है? ये जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं यहाँ पर। डी ट्यूबोक्यूरेटिन ये भैया पेरीफेरली एक्टिंग आपका मसल रिलैक्सेंट्स होता है। ट्यूबोक्यूरेटिन किसको? डी ट्यूबोक्यूरेटिन भैया, अरे यार पढ़ा होगा, एरोरूट पॉइजन, है ना, क्यूरेर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, साउथ अमेरिका के लोग जो थे, ये भैया क्या करते थे, रूट जो आपका ये है तीर, इस पे लगाकर क्यूरेर को और किसी का शिकार करते थे। अब उसकी जो मसल्स होती थी वो रिलैक्स हो जाती थी, वो भाग नहीं पाता था और वो जाके शिकार कर लेते थे। तो बड़े होशियार थे ये लोग, है ना। अब क्यूरेर का कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या, साइनोनिम्स, कि इसको हम बोलते हैं रूट एरो पॉइजन, ठीक है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन आपका मेफेनेसिन हो जाता है, ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होता है। यहाँ पर आपको डायजेपाम वगैरह भी देखने को मिल सकता है, मेफेनेसिन और एक बुसल्फान करके आती है ड्रग आपकी, है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कौन से हैं भैया? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, अब पहला ऑप्शन है क्लेरिथोमाइसिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और चौथा ऑप्शन है क्लोरामफेनिकल। तो भैया देखिए ये नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये जितनी भी फ्लॉक्सासिन और नेलिडिक्सिक एसिड्स हैं ये सब क्यूनोलोन्स और फ्लूरोक्यूनोलोन्स डेरिवेटिव हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं है। स्टेप्टोमाइसिन और इसके कौन सी ड्रग्स हो जाएंगी? जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सारी जितनी माइसिन वाली ड्रग हैं ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। अब ये क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन, ये सारी जो जितनी भी ड्रग्स हैं माइसिन वाली भैया ये सब माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, है ना, ये सारी की सारी क्या है? माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, एंटी एंजाइटी एजेंट्स कौन से होते हैं? तो एंटी एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक है, हाँ, एंटी एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स कौन सी हैं? इमेप्रामिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायोपेंटोन, डायजेपिम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डायजेपिम हो जाएगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली एंटी एंजाइटी एजेंट्स यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन। आपको बताना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम किस ड्रग के किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, है ना।
तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह यूज की जाती हैं, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन किससे बिलोंग करता है, अरे यार फ्लोरोक्विनोलोन्स, अभी बताया था। एंटी डायरियल एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आपको बताने की जो एंटी डायरियल एजेंट्स होते हैं उनको हम किस केस में यूज करेंगे, एक्सेप्शन एक बताना है जिसमें हम नहीं यूज करेंगे। तो कैलोन यूज करते हैं एंटी डायरियल में, हाँ यूज करते हैं भैया। पेक्टिन यूज करते हैं, डाइफेनॉक्सिलेट यूज करते हैं, यार ये नहीं यूज करते हैं, ये आपको अभी हमने बताया लैक्सेटिव के केस में यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। अगला चलिए, विनक्रिस्टिन किससे प्राप्त किया जाता है भैया, विनका आपने पढ़ा होगा, है ना। विनका कैथेरेंथस रोजियस फैमिली एपोसाइनेसी एंटी ट्यूमर ड्रग्स है, तो एंटी नियोप्लास्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इसके दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि एंटी कैंसर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। Which property of chlorpromazine is responsible for its antipsychotic effect, आपको बताना है कि क्लोरप्रोमाजिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअली, है ना। तो पहला इसकी एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है, इसलिए क्लोरप्रोमाजिन जो है एंटीसाइकोटिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा एंटी मस्करेनिक एक्शन के अलावा, तीसरा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी के द्वारा ही एंटीसाइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। चौथा एंटी 5-HT प्रॉपर्टी के द्वारा, तो भैया एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो होती है क्लोरप्रोमाजिन की, उसी के वजह से एंटीसाइकोटिक एक्शन प्रोड्यूस होता है। देखो क्लोरप्रोमाजिन एक्चुअली जब हम देते हैं साइकोसिस के केस में, साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस मतलब जब इंसान पागल हो जाता है या उल्टी सीधे बहकी बहकी बातें करने लगता है, उसमें उस केस में क्या होता है यार, हमारी बॉडी के अंदर डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है ना, डोपामिन की फायरिंग होती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोरप्रोमाजिन देते हैं। क्लोरप्रोमाजिन क्या है, एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी रखता है, डोपामिन को ब्लॉक कर देता है, तो इसकी ओवर एक्टिविटी जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, और जब इसकी ओवर एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो भैया क्या है, साइकोसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 62 नंबर, ड्रग यूजफुल इन पेटिट माल एपिलेप्सी, पेटिट माल एपिलेप्सी पूछा जाए या अब्सेंस सीजर पूछा जाए, है ना। पेटिट माल एपिलेप्सी का दूसरा नाम है अब्सेंस सीजर, मतलब कि इसके अंदर सीजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम किस ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज करेंगे, तो भैया फेनिटोइन सोडियम, ये ग्रैंड माल एपिलेप्सी में यूज होता है, किसमें, ग्रैंड माल एपिलेप्सी में यूज होता है। बच्चा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। एथोसक्सिमाइड ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो सभी के अंदर वैल्प्रोइक एसिड जो हमारा होता है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, अगर किसी केस में वैल्प्रोइक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उनके अलावा जो दूसरी ड्रग्स होगी उसको हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। हालांकि सारे केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जो हमारी वैल्प्रोइक एसिड है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन अगर वैल्प्रोइक एसिड ऑप्शन में नहीं है या आपके पास वैल्प्रोइक एसिड नहीं है, तो उस डिजीज को अगर हमें ट्रीट करना है भाई, तो हम कैसे करेंगे, तो वो हो जाएगी एथोसक्सिमाइड, ये मतलब ड्रग ऑफ चॉइस होगी इन द केस ऑफ पेटिट माल एपिलेप्सी। अगर वैल्प्रोइक एसिड नहीं है तो फेनिटोइन सोडियम ये ग्रैंड माल एपिलेप्सी में यूज की जाएगी। कार्बामेजिपिन ये पार्शियल सीजर अगर किसी को आ रहे हैं, है ना, ये भी एक एपिलेप्सी का टाइप है आपका, है ना, तो पार्शियल सीजर के केस में हम कार्बामेजिपिन यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, आपको बताना कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नेचर का है ना, सिंपैथेटिक या कहें हम एड्रिनर्जिक नेचर का है, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। तो भैया एसिटाइल कोलिन ये कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका। नॉर एड्रिनालिन, एड्रिनालिन ये सारे क्या है भैया, ये सब आपके एड्रिनर्जिक या सिंपैथेटिक, मतलब करेक्ट ऑप्शन तो आपका नॉर एड्रिनालिन हो जाएगा। ग्लूटामिन जो है भैया ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्साइटेटरी है और ये इनहिबिटरी है ना, ग्लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड ऑल, आपको बताना है कि कौन सी ड्रग, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड, मतलब कि सारी तो सारी जो है आपकी भैया वो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाली हैं, लेकिन एक कोई नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इफेड्रिन, अरे यार इफेड्रिन ही नहीं है ना। देखो कोकेन, हीरोइन, हसीस ये सारे क्या है, ये भैया आधी चीजें इसमें, कोकेन मतलब क्या है, ये एनडीपीएस नहीं पढ़ा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, है ना, जो कि 1985 में आया था, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। मतलब ये नॉर्कोसिस कॉज करेंगी, साइकोसिस कॉज करेंगी। लेकिन जो इफेड्रा है, इफेड्रा सिनिका से प्राप्त किया जाता है इफेड्रिन हमारी, है ना। तो ये जो ड्रग है आपकी, ये वो एनडीपीएस के अंदर नहीं आती है, ठीक है। कोकेन, हीरोइन, हीरोइन क्या है, हीरोइन यार कुछ नहीं है, ये जो हमारा डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल, देखो ये है आपका मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन को हमने क्या किया, एसिटाइलेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दो एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगा। इसी डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी, आपको बताना है कि कौन सा ओपियम पॉपी से डिराइव्ड एनाल्जेसिक है। पहला ऑप्शन है डायजेपम, नहीं यार। मॉर्फिन, यस मॉर्फिन, है ना। इसका क्या नाम होता है, पापावर सोमनीफेरम, ठीक है। फैमिली क्या होती है, पापावेरेसी। एस्पिरिन क्या है, एनासिड्स है। डाइक्लोफेनेक क्या है, एनासिड्स है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज, आपको बताना है कि पेनिसिलिन जो होता है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। भाई पेनिसिलिन पूछा जाए, मोनोबैक्टम पूछा जाए, सिफेलोस्पोरिन पूछा जाए, कार्बापिनिन पूछा जाए, इनकी सबकी भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एंटीबैक्टीरियल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सी है, मतलब कि सेमी सिंथेटिक पूछना है आपको, ठीक है। ना नेचुरल है और ना ही प्योरली सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक बताना है। तो भैया पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन इसको बोलते हैं, है ना, ये नेचुरली है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी भैया नेचुरली है। अब ये दो चीजें बची, तो ये दोनों के दोनों जो है ये सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। एम्पिसिलिन एंड राइफामाइसिन भी दोनों के दोनों आपके सेमी सिंथेटिक ड्रग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट, आपको बताना है कि कौन सी ड्रग पेप्टिक अल्सर के केस में यूज की जाती है, एक कोई नहीं यूज की जाती है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज की जाती है भैया, बहुत अच्छे से यूज की जाती है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यूज की जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज की जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट कई बार देखो यहाँ पर डिस्कस हो चुका, ये भैया लैक्सेटिव है ना। ये पेप्टिक अल्सर के केस में नहीं, ये लैक्सेटिव के केस में यूज की जाती है, लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के यूज में आती है ना। अगला क्वेश्चन आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक, आपको बताना है कि कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है। पाइपराजिन सिट्रेट नहीं, एल्बेंडाजोल यस करेक्ट ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सेमेटिडिन में कॉज, भैया लॉन्ग टर्म सेमेटिडिन अगर यूज करते हैं, सेमेटिडिन क्या है ना, आपने पढ़ा होगा अल्सर के केस में यूज की जाती है, गैस्ट्राइटिस के केस में यूज की जाती है। तो गायनोकोमेस्टिया जो है भैया ये करेक्ट ऑप्शन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गायनोकोमेस्टिया इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ सेमेटिडिन, अगर हम लॉन्ग टर्म इसको यूज करते हैं तो सेमेटिडिन के द्वारा गायनोकोमेस्टिया कॉज होता है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इफ HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इज फ्रॉम 16 to 18, मतलब कि अगर 16 से 18 के बीच में आपकी HLB वैल्यू है तो वो किस तरह से यूज किया जाएगा सर्फेक्टेंट आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन की तरह, वेटिंग एजेंट की तरह, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह, या सॉल्वलाइजिंग एजेंट की तरह। तो भैया ये देखिए HLB स्केल जो कि ग्रिफिन साहब ने दिया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रिफिन साहब ने HLB स्केल दिया था, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। करेक्ट ऑप्शन सॉल्वलाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये देख लीजिए 16 से 18 के बीच में पूछा गया तो सॉल्वलाइजिंग एजेंट। यहाँ पर दो तीन चीजें आप एकदम से याद कर लीजिए, है ना। देखिए सॉल्वलाइजिंग एजेंट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पूछी जाती है। दूसरी वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट 7 से 9 याद कर लीजिए कायदे से। एंटी फॉर्मिंग है ना, ये भैया आपका आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, ये दो तीन चीजें केवल याद कर लीजिए अगर सारी चीज ना याद कर पाए तो। अगला क्वेश्चन आपका व्हाई सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू आई ड्रॉप, आई ड्रॉप के अंदर हम सोडियम थायोसल्फेट को क्यों यूज करते हैं। तो भैया ये एंटीऑक्सीडेंट है, देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट यहाँ ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एज ए ब्लीचिंग, नहीं भैया। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आप भैया देखो आप कहानी फंस गई। देखिए अगर यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिखा गया ये भी सही है, ये सही है ना, ये करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं यार, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। सोडियम थायोसल्फेट जो आई ड्रॉप में यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जिडोविडेन यूज्ड इन द कीमोथेरेपी ऑफ, आपको बताने कि जिडोविडेन कीमोथेरेपी किस कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है। तो आप देख लीजिए एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी, अरे भैया एड्स की बात कर रहा है ये, है ना। तो जिडोविडेन तो हम इसी केस में यूज करते हैं, करेक्ट ऑप्शन यही है। स्मॉल पॉक्स इससे होता है, वेरिसेला वायरस से होता है, याद कर लीजिए वेरिसेला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से क्या होता है आप बताएंगे अब। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रोंकोजी, ये करेक्ट ऑप्शन एड्स आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एनआरटीआईज, एनएनआरटीआईज, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये आपके एंटी रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या होते हैं, आरएनए कंटेनिंग जो वायरस होते हैं उनको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। और इनके अगेंस्ट में जो मेडिसिन होती हैं उनको एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मतलब एनआरटीआईज, ये देख लीजिए जिडोविडेन, है ना। और दो तीन ड्रग्स हमने लेमोविडेन, स्टाविडेन और एबेकाविर, ये आपको याद करना है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पी वेव ऑफ ईसीजी इज द रिजल्ट ऑफ, भैया आपको जो हम कॉन्सेप्ट बता देंगे बस उसको याद रखना है आपको, है ना। क्या है हमने कहा था भैया, क्या याद करना है आपको, दे दे रे बाबा,
ठीक है, आप किसी से बोल रहे हैं क्या क्या कुछ मांग रहे हैं, दे दे रे बाबा, तो दे दे में क्या आएगा, पहले भैया एट्रियम रखना है और बाद के दो में आपको क्या रखना है, वेंट्रिकल रखना है। तो पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा आपका, ठीक है, मतलब पी के केस में एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, फिर पी क्यू आर आ जाएगा आपका, तो पी क्यू आर एस में आपका क्या आ जाएगा, ये दूसरा दूसरा दे आ जाएगा, दूसरे दे में क्या आएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और फिर आ जाएगा आपका रिपोलराइजेशन। करेक्ट है भैया, एस टी वाले में क्या आ जाएगा, रिपोलराइजेशन आ जाएगा, किसका, वेंट्रिकुलर का। तो पहले वाले केस में एट्रियम, बाकी दोनों के केस में वेंट्रिकल, तो दे दे रे बाबा। इस ट्रिक को हमने वेल एक्सप्लेन किया था। तो पी वेव ऑफ ईसीजी किसको रिप्रेजेंट करेगी, अरे एट्रियल डिपोलराइजेशन को करेगी भाई। अगला क्वेश्चन है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन। अभी बताया कि रेट्रोवायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसे वायरस जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं उनको हम रेट्रोवायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है इन्फेक्शन है भैया, एचआईवी का इन्फेक्शन है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन। स्मॉल पॉक्स से होता है, अभी बताया था, वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल पॉक्स जो होता है बच्चा, स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है, ये वेरियोला वायरस से होता है, ये वेरियोला वायरस होता है। जो चिकन पॉक्स होता है ना, चिकन पॉक्स जो होता है ये वेरिसेला वायरस से होता है ना। याद कैसे करना है, देखो सी आ रहा है यहाँ पर भी सी आ रहा है ना। स्मॉल पॉक्स कंफ्यूज नहीं होना यार, देखो मैंने ये आपको गलत बता दिया था अभी, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स जो होता है ये वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। आगे अभी मैंने बताया था तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा वहां पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following is a fluoroquinolones derivative? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी है आपकी, लोमिफ्लॉक्सासिन। देखो जितनी फ्लॉक्सासिन वाली ड्रग्स हैं या नैलिडिक्सिक एसिड है ना, कौन सी, नैलिडिक्सिक एसिड, ये क्यूनोलोन्स डेरिवेटिव है। और बाकी जितनी लोमिफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, जितनी फ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्यूनोलोन्स डेरिवेटिव्स होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। भैया इसमें आंख मूंद के आप सल्फोनामाइड मार दीजिए, ठीक है। जितनी सल्फोनामाइड्स होती हैं क्रिस्टल यूरिया इनका साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोक्विन इज, आपको बताना है कि क्लोरोक्विन क्या है यार, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। 4 अमीनोक्विनोलिन्स है, हमने क्या बताया था भैया, 4 पैक बनाना है किसके, 8 PMT के। 8 PM दारू आती है ना, तो 8 PM यहाँ पर PM का तो कोई मतलब नहीं, PT है ना। तो याद करना है 8 अमीनोक्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन और टेफेनोक्विन हो जाएगा, ठीक है, प्राइमाक्विन और टेफेनोक्विन। इसमें 4 पैक किसके बनाने हैं भैया, पाइपेराक्विन, एमोडियाक्विन, क्लोरोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन, ये 4 अमीनोक्विनोलिन्स डेरिवेटिव है। 8 अमीनोक्विनोलिन्स में कौन आ जाएगा, अरे 8 PMT, देखो भैया ये आ जाएगा प्राइमा, PM इसीलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, प्राइमाक्विन, और टी का मतलब टेफेनोक्विन, ठीक है। तो पाइपेराक्विन और प्राइमाक्विन, कंफ्यूज नहीं होना। PM क्या है भैया, अरे 8 PM दारू का पैक आता है ना, तो उसी में प्राइमाक्विन कौन है, 8 वाला, और पाइपेराक्विन कौन सा है, 4 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द pediatric dose calculation children in the first 20 days of birth comes under the class of, तो भैया ये ऑप्शन हो जाएगा नियोनेटल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। न्यूबॉर्न किसको बोलेंगे, 0 से 7 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते के बच्चे को हम न्यूबॉर्न बोलेंगे। 7 से 28 दिन तक के बच्चे को नियोनेट्स बोलेंगे। इन्फेंट किसको बोलेंगे, 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे को। टॉडलर किसको बोलेंगे, 1 से 3 साल के बच्चे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैनिटॉल इज, आपको पता नहीं कि मैनिटॉल क्या है भैया, तो मैनिटॉल एक डायरेटिक है, किस कौन सा डायरेटिक, ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होता है आपका, ठीक है। लूप डायरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, अरे यार हाई सेलिंग डायरेटिक्स की बात कर रहा है ये, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, अरे फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटानाइड आता है, ये सारे लूप डायरेटिक्स हैं। ऐसी ड्रग्स जो लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये इनकी हाई इफिकेसी होती है, इसलिए इनको हम हाई सेलिंग डायरेटिक्स भी बोल देते हैं, करेक्ट है बच्चा, ठीक है। ये ऑस्मोटिक डायरेटिक है आपका। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्टे किसको स्टे करना है, अरे यार बताया था किसको, पोटेशियम को स्टे करवाना है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्टे याद करना है। स्टे में क्या आएगा, अरे यार यहाँ पर स्पाइनोलैक्टोन आ जाएगा, ट्राईएमेट्रिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्राईएमेट्रिन आ जाएगा, ए फॉर एमिलोराइड आ जाएगा, है ना। अरे मेरी क्लासेस आप देख लीजिए एक बार, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड आ जाएगा बच्चा, है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी बता दिया है, ठीक है। और बाकी अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।